हेलो लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे दैट व्हाट इज़ अ ग्राफ, हाउ टू ड्रॉ अ सिंपल ग्राफ एंड व्हाट आर द ग्राफ्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस विच आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन फिजिक्स। सो सबसे पहला सवाल ये उठता है दैट व्हाट इज़ अ ग्राफ, एक ग्राफ होता क्या है। तो ये हम सब जानते हैं कि ग्राफ एक पिक्चर है जो कि इसलिए बनाई जाती है ताकि हम दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के बीच में जो भी रिलेशन, जो भी कनेक्शन है, उसको हम पिक्टोरियली या विजुअली रिप्रेजेंट कर पाएँ। सो ग्राफ इज़ अ पिक्चर विच इज़ डिज़ाइंड टू एक्सप्रेस वर्ड्स और द कनेक्शन बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज़। सो अब सवाल ये उठता है कि हम एक सिंपल ग्राफ बना कैसे सकते हैं। सो मान लीजिए आप एक क्रिकेट मैच देख रहे हैं। क्रिकेट मैच में दो टीम्स हैं, टीम ए एंड टीम बी। पहले टीम ए बैटिंग करती है और वो कुछ स्कोर बनाती है। फिर टीम बी की बैटिंग आती है, टीम बी को वो स्कोर चेस करना है एंड टीम बी बैटिंग करती है। अब मान लीजिए हम एक रिकॉर्ड बना लें कि कौन सी टीम कितने ओवर में कितने रन स्कोर करती है। तो उस रिकॉर्ड को हम कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं कि ये हमारे ओवर्स हैं। 1 से लेकर 10 ओवर्स के बीच में टीम ए ने 23 रन स्कोर किए एंड टीम बी ने 34 रन स्कोर किए। 11 से 20 में टीम ए का स्कोर, टीम बी का स्कोर लिख लिया। देन फ्रॉम 21 टू 30, 31 टू 40, 41 टू 50। इस तरीके से हमने ये बना लिया कि कितने ओवर में किस टीम ने क्या रन स्कोर किए। अब अगर हम देखें, इसको भूल जाते हैं, इस डेटा को एनालाइज करना हो तो हमें बहुत टाइम लगेगा, बिकॉज हर एक ओवर का एनालिसिस, हर एक डेटा एलिमेंट का एनालिसिस हमें अलग अलग करना पड़ेगा। बट क्या होता है जब हम इस टैबुलर डेटा को, टैबुलर क्यों, क्योंकि ये डेटा एक टेबल की फॉर्म में हमारे पास आया है। क्या होता है जब इस टेबुलर डेटा को हम एक पिक्टोरियल या विजुअल रिप्रेजेंटेशन में शो करते हैं, तो तब हम क्या देखते हैं, हम क्या करते हैं, दो एक्सिस चूज करते हैं। ये आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जिस स्टाइल में आप लेटते हैं आप वो समझ सकते हैं, और ये आपकी वर्टिकल एक्सिस है जिससे आपकी वॉल होती है। सो आप दो एक्सिस मतलब दो लाइंस, आप दो लाइंस ड्रॉ करते हैं। एक आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और एक आपकी वर्टिकल लाइन है। सो इस तरह के सिस्टम को हम कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं। जैसे आपका ग्राफ पेपर होता है, उसके अंदर भी ऐसा ही है, बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करी हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल में। तो ये जो आपकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, जिसको आप एक्स एक्सिस भी बोल देते हैं, एंड जो आपकी वर्टिकल एक्सिस है, इसको आप वाई एक्सिस भी बोल देते हैं। और जहाँ पे ये दो एक्सिस या दो लाइंस आपस में कट करती हैं, मीट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोल देते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। जब आप इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, आप इस तरह के ब्रैकेट्स डालते हैं, राउंड ब्रैकेट्स, एंड उसके अंदर जो आपकी फर्स्ट वैल्यू होती है वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, जिसको हम एब्सिसा भी बोल देते हैं। एंड जो सेकंड वैल्यू है वो आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है, जिसको हम ऑर्डिनेट भी बोल देते हैं। तो अगर यहाँ पे 0,0 लिखा गया है, इसका मतलब x 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑल्सो 0, सो वो ये पॉइंट हो गया। अगर आपने यहाँ पे 1 to 20 के बीच में हम देखें, टीम ए का स्कोर था 23, तो हमने वाई एक्सिस पे रन्स प्लॉट किए हैं, एक्स एक्सिस पे हमने ओवर्स प्लॉट किए हैं। तो जब हम देखते हैं कि इस डेटा को स्टडी करना बिकम्स मच ईजियर। और ये बनाया कैसे गया है ग्राफ, आपने सिंपली ये देखना है कि 1 से लेकर 20 के बीच में टीम ए का स्कोर 23 था, तो 1 से लेकर 20 तक आपने 23 पे मार्क लगा दिया। फॉर टीम बी वो स्कोर 34 था, तो आपने 34 का मार्क लगा दिया। टीम ए और टीम बी के ग्राफ्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने दो डिफरेंट कलर्स यूज़ कर लिए। So this is how we draw a simple graph. So how to draw a simple graph? We have to follow some basic steps. पहला स्टेप क्या है, draw a horizontal line, draw a vertical line. The horizontal line is called x-axis, the vertical line is called y-axis. जहाँ पे वो दो लाइन्स कट या मीट या इंटरसेक्ट करती हैं, that is called the origin. And then क्या करें, एक एक करके
पॉइंट्स प्लॉट कर लीजिए। पहले आपने टीम ए के पॉइंट्स प्लॉट किए, एक्स की वैल्यू देखी, करस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू देखी, वहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया। फिर एक्स की वैल्यू देखी, वाई की वैल्यू देखी, वहाँ पे एक पॉइंट लगा लिया। एंड देन यू हैव टू ड्रॉ जॉइन ऑल दोज पॉइंट्स, तो वहाँ से आपको अपना ग्राफ मिल जाता है। सो दिस इज़ हाउ टू ड्रॉ अ सिंपल ग्राफ। सो हम ये देख रहे थे दैट हाउ टू ड्रॉ अ सिंपल ग्राफ। तो हमने एक एग्जाम्पल ली क्रिकेट मैच की। एक विजुअल रिकॉर्ड रखने के लिए हम एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं एंड जनरली वी विल यूज़ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसके अंदर हम दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं अगर हम 2 डायमेंशन में डील कर रहे हैं। तो जहाँ पे वो दो लाइंस आपस में एक दूसरे को कट करती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, और इस तरह के सिस्टम को हम कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का नाम दे रहे थे। तो इसमें जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस या हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, और जो वर्टिकल एक्सिस या वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। फिर ये सवाल उठता है कि मान लीजिए हमने दो क्वांटिटीज़, हमने बोला कि ग्राफ से हम दो क्वांटिटीज़ के बीच का रिलेशन देख सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कौन सी क्वांटिटी को एक्स एक्सिस माने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे शो करना है और कौन सी क्वांटिटी को वर्टिकल एक्सिस या वाई एक्सिस पे शो करना है? तो वो हमने एक मेथड से दिमाग में रखना है कि जो भी हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, और जो भी हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो एक्स एक्सिस पे कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। अब सवाल ये उठता है हमें कैसे पता चलेगा कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है? तो ये बड़ा सिंपल सा है, इनके नाम से क्लियर हो रहा है। जो वेरिएबल दूसरे पे डिपेंड करता है वो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। मान लीजिए हमें एक ग्राफ प्लॉट करने को बोल दिया गया बिटवीन कि आपने क्या क्या खाया, वो फूड आइटम्स वर्सेस उन फूड आइटम से आपकी बॉडी को कितनी एनर्जी या कितनी कैलोरीज मिली। सो अब हमें पता है कि एप्पल के लिए हमारी डिफरेंट कैलोरीज होंगी, बनाना के लिए डिफरेंट कैलोरीज होंगी, ग्रेप्स के लिए डिफरेंट कैलोरीज होंगी। सो ये जो फूड आइटम्स हैं, फूड इनटेक है, ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो कैलोरीज हमें मिल रही हैं वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई एक्सिस पे बनाएंगे और फूड आइटम्स जो कि इंडिपेंडेंट हैं उसको हम एक्स एक्सिस पे बनाएंगे। इसी तरह आप एक डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने स्टूडेंट्स की हाइट को प्लॉट करना है। तो हर एक स्टूडेंट की अपनी हाइट होगी, वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो स्टूडेंट की हाइट इंडिपेंडेंट है। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। अब है कि हम ग्राफ्स बनाते ही क्यों हैं? तो वो जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा कि टैबुलर डेटा को स्टडी करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हम एक विजुअल या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि उससे हम आसानी से अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो ग्राफ्स मेक इन्फॉर्मेशन ईजियर टू सी। जिस तरह से एक और उदाहरण दी गई है कि मान लीजिए हमने एक कंट्री के डिफरेंट ईयर्स के में कितनी बेरोज़गारी दर थी, कितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, वो हमने एक टेबल में रिकॉर्ड किया। तो इस टेबल को एनालाइज करना, इसमें और भी बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी, इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टास्क। बट अगर हम इसको एक ग्राफ की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, रिप्रेजेंट कर दें, तो आप इजीली बता सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, तो आप बता सकते हैं कि इस साल में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू दिस ईयर। सो इससे ग्राफ्स जो हैं दे मेक इन्फॉर्मेशन ईजियर टू सी। अगर आपके पास एक बहुत लार्ज डेटा है, उसको स्टडी करना, एनालाइज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट जब उसी टेबल को हम एक ग्राफ की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, देन इट बिकम्स मच सिंपलर टू अंडरस्टैंड। देन आप देखेंगे कि साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स भी ग्राफ को यूज़ करते हैं ताकि उनके पास जो भी डेटा आया है उसको एनालाइज करना, उसको अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाए। उसी तरह सेल्समैन एंड बिजनेसमैन भी ग्राफ्स को यूज़ करते हैं टू ऐड इम्पॉर्टेंस टू देयर पॉइंट्स इन सेल्स और बिजनेस प्रेजेंटेशन। सो फ्रॉम हेयर वी अंडरस्टैंड कि ग्राफ्स कितने इम्पॉर्टेंट हैं, नॉट जस्ट फॉर अ फिजिसिस्ट बट फॉर एनी पर्सन, चाहे वो एक सेल्समैन है, एक बिजनेसमैन है, एक साइंटिस्ट है, इंजीनियर है, या हमने देखा एक क्रिकेट मैच में टीम्स के स्कोर्स को कंपेयर करने के लिए भी हम ग्राफ्स को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सो इसका मतलब ये है दैट ग्राफ्स जो हैं
इन अ वे वो हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई कर रहे हैं ताकि हम लार्ज डेटा को पिक्टोरियली या विजुअली रिप्रेजेंट करके इजीली उसको समझ पाएँ। तो अब ग्राफ सिर्फ एक टाइप के नहीं होते, देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, जैसे कार्टेशियन जो हमने पीछे देखा, जो आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं, इट इज़ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। देन बार ग्राफ्स एंड पाई ग्राफ्स जो आपने अपनी 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होते हैं। Then we come to polar graphs, scatter graphs, logarithmic graphs and many others. So there are various types of graphs. But हम अपने कोर्स में majorly focus करेंगे on the first category that is called a Cartesian graph, जो कि आप ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते हैं. So हम इस पे फोकस करेंगे. अब हम इस बात पे आते हैं कि एक फिज़िक्स स्टूडेंट को अपने कोर्स में कौन कौन से ग्राफ्स फ्रीक्वेंटली यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, वो आपको एक पहले ही बता देना ज़रूरी है ताकि जब आपके सामने ग्राफ आए आप थोड़ा सा उसको बेटर अंडरस्टैंड कर पाएँ. सो फॉलोइंग ग्राफ्स एंड देयर करस्पॉन्डिंग इक्वेशंस आर फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन फिज़िक्स. इसके अंदर हम 7 तरह के ग्राफ्स डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहला सवाल ये उठता है, जब हम आपको ये इक्वेशंस इस तरह की बताएंगे, क्या आपको उन इक्वेशंस को याद करना है? तो आपको उन इक्वेशंस को याद नहीं करना है. उसका कारण ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी ग्राफ को प्लॉट करने के लिए आपको सिर्फ कुछ बेसिक स्टेप्स फॉलो करने हैं. सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसको हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, वो प्लॉट करनी है. देन आपको एक वर्टिकल लाइन बनानी है जिसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं. इसको आप कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई से भी लिख सकते हैं. और जहाँ पे ये दो एक्सिस आपस में मीट करती हैं उस पॉइंट को हम ओरिजिन बोलते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0. अब अगर मान लीजिए हमें एक इक्वेशन दे दी गई y इज़ इक्वल टू एम एक्स. सबसे पहले तो आप बोलेंगे कि ये इक्वेशन फिज़िक्स में कहाँ यूज़ होती है, तो ये मैं आपको एग्जांपल थोड़ी देर के बाद में देती हूँ. अब मान लीजिए ये इक्वेशन हमें दी गई y इज़ इक्वल टू एम एक्स. यहाँ पे x जो है इट इज़ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तभी हम x को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे प्लॉट करते हैं, बिकॉज जैसे कि मैंने बताया हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट करते हैं. और y जो है इट इज़ द डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे कि मैंने बोला वर्टिकल एक्सिस पे हम डिपेंडेंट वेरिएबल प्लॉट करते हैं. अब मैंने लिखा है कि y इज़ इक्वल टू एम एक्स एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है विच पासिस थ्रू द ओरिजिन. अब ये आपने फिर भी 10th स्टैंडर्ड में देखी है तो आपको थोड़ा सा आइडिया है. मान लीजिए जब हम मेरे सामने ये इक्वेशन आई, मुझे नहीं पता है कि ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है. क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, क्या ये एक सर्कल है, ये किस चीज़ की इक्वेशन है. तो मुझे कैसे पता चलेगा ये किस चीज़ की इक्वेशन है? वो निकालने के लिए आपने एक सिंपल मेथड फॉलो करना है. आपने क्या करना है, जितने भी ग्राफ्स हम स्टडी करेंगे सब में आप यही मेथड लगाएंगे तो आपका बहुत इजीली बन जाएगा. मान लीजिए हमें y इज़ इक्वल टू एम एक्स का ग्राफ देखना था कि ये किस तरह का ग्राफ आता है. उदाहरण के तौर पे हम m की वैल्यू को 1 ले लेते हैं, तो हमारे पास y इज़ इक्वल टू x है. आप क्या करेंगे, x की डिफरेंट वैल्यूज़ यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की डिफरेंट वैल्यूज़ इनपुट करेंगे एंड देख लेंगे कि y का आंसर क्या आ रहा है. मान लीजिए हमने यहाँ पे x को 0 पुट किया, तो जब हमने x को 0 पुट किया हमारे पास आ गया कि y का आंसर है 0. सो जब हमने x को 0 पुट किया हमारे पास y आ गया 0. तो आप एक टेबल बना लेंगे कि जब मैंने x को 0 पुट किया, नीचे सामने y आ चुका है 0. जब मैंने x को 1 पुट किया, यहाँ x 1 पुट करते हैं तो y भी आ चुका है 1. जब मैंने x को 2 पुट किया तो आ गया y इज़ इक्वल टू 2, तो y आ चुका है 2. पहले आपने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाई, उसको एक्स एक्सिस बोला. एक वर्टिकल एक्सिस बनाई, उसको वाई एक्सिस बोला. जहाँ पे वो दोनों एक्सिस मीट करी वो पॉइंट हो गया ओरिजिन, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0. फिर आपने बोला कि जो भी मुझे इक्वेशन दी गई थी मैंने उसका ग्राफ प्लॉट करना है. तो आपने क्या करा, एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ इनपुट करी और जो भी वाई की आउटपुट वैल्यूज़ आई वो इस टेबल में प्लॉट कर ली. अब आप बोलेंगे कि यहाँ x को -1, -2, -3 नहीं ले सकते हैं, आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं. यूजुअली हम कोशिश करते हैं 0, 1, 2 या -1, -2, मतलब
इंटीजर वैल्यूज़ लें, फ्रैक्शन भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, डेसिमल भी ले सकते हैं। ओके, देन आपने क्या करा, इस एक्सिस पे x की वैल्यूज़ आपको पता है ये पॉजिटिव x एक्सिस है, इधर नेगेटिव x एक्सिस आएगी, दिस इज़ पॉजिटिव y एक्सिस, दिस इज़ नेगेटिव y एक्सिस, एंड साथ ही यहाँ y की वैल्यूज़ प्लॉट कर ली। फिर आपने देखा जब x 0 है तब y भी 0 है, मतलब वो ये वाला पॉइंट है। जब x 1 है y 1 है तो x 1 ये रहा, y 1 ये रहा, यहाँ पॉइंट लगा लिया। जब x 2 है y 2 है तो जब x 2 है y 2 है, ये वाला पॉइंट लगा लिया। एंड देन आप देखते हैं कि जब इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करते हैं हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है जिसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू x, राइट। तो इस तरीके से आपने ये देखा कि जो y इज इक्वल टू mx है वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब वैसे तो अपने कोर्स के दौरान हमें ये इक्वेशंस, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी यूज़ होती हैं, तो हमें याद ही हो जाती हैं, बट इन केस आपको कभी भूल जाए तो बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप प्लॉट करके x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेके y की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ निकाल लीजिए, उनको यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट करिए एंड जॉइन देम, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड प्लॉट। ओके, सो y इज इक्वल टू mx हमने ये देख लिया। अब नाउ वी आर कन्विंस्ड कि इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि ये ओरिजिन से पास कर रही है। अब यहाँ पे जो m है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू थी जो हमने एग्जाम्पल में 1 ली, दिस m इज called slope of the line and this is mathematically given as tan थीटा। सो यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा इज दिस एंगल जो आपकी लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज मतलब आपकी घड़ी ऐसे घूमती है 12 1 2 3 इस तरीके से, एंटी मीन्स उसके ऑपोजिट, तो इस डायरेक्शन में। सो थीटा वो एंगल है जो आपकी लाइन बनाती है विद पॉजिटिव, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Okay, that is called slope of the line which is given by m which is equal to tangent theta। अब आप बोलेंगे स्लोप का फिजिकल मीनिंग क्या है, तो जैसे हम बोलते हैं कि एक ढलान है, वो ढलान कितनी स्टीप है, कितनी ज़्यादा ढलान है, कितनी कम ढलान है, दैट इज़ एक्चुअली द स्लोप ऑफ द लाइन। सो स्लोप का मतलब है उस लाइन की ढलान कितनी है। ओके, इस चीज़ को और समझने के लिए हमने यहाँ पे 2 पॉसिबल केसेस शो करे हैं कि मान लीजिए एक लाइन है जो कि इस तरीके से है और दूसरी लाइन है जो कि इस तरीके से है। तो अगर हम फर्स्ट केस को देखें, ये लाइन में ये आपका एंगल है जो ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रही है, दिस इज नोन एज थीटा। सो अब आपने देखा कि यहाँ पे थीटा, क्योंकि 90 यहाँ आके कंप्लीट हो जाना था, तो ये थीटा 0 और 90 के बीच बीच में लाई कर रहा है, एंड दिस इज़ योर फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें ये पता था कि सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ पॉजिटिव होती हैं, जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में डिस्कस किया है। सो दैट मीन्स टेंजेंट थीटा इज पॉजिटिव इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो इस लाइन की स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। सो आप लाइन को देख के बता सकते हैं कि क्या उसकी स्लोप पॉजिटिव है या क्या उसकी स्लोप नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव किस पे डिपेंड करता है कि क्योंकि स्लोप जो है वो टेंजेंट थीटा के बराबर है, तो अगर टेंजेंट थीटा पॉजिटिव है जो कि इस केस में है, तो इसका मतलब स्लोप ऑफ द लाइन इज पॉजिटिव। ऐसे ही अगर आपके पास ये लाइन बनाई गई है, यहाँ पे हम देखते हैं कि ये थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, यहाँ तक 90 कंप्लीट हो रहा था, बट ये 90 में इतना पार्ट ऐड हो चुका है। सो ये 90 से बड़ा है, बट यहाँ आके 180 कंप्लीट होना था, तो ये 180 से छोटा है। इसका मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज़ योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। सो थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और हमने इसको ऐसे याद किया था आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसाइन पॉजिटिव हैं, बाकी सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज नेगेटिव हैं। सो इसका मतलब टेंजेंट थीटा नेगेटिव है, सो इसका मतलब स्लोप ऑफ द लाइन इज नेगेटिव। तो इस लाइन की स्लोप पॉजिटिव है, इस लाइन की स्लोप नेगेटिव है। अब हम बोलेंगे कि हमने जो ये पढ़ा,
इसका फिज़िकल मीनिंग क्या है, फिज़िक्स में हमें इसकी ज़रूरत कहाँ पड़ती है। तो आपने ये देखा कि हमने y इज़ इक्वल टू एम एक्स पढ़ा है, जहाँ पे m कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो हमने ये देखा कि y इज़ प्रोपोर्शनल टू x। आपको पता है जब ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाता है, तो मैंने रिवर्स कर दिया, कांस्टेंट हटा के यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगा दिया। अब आप देखो प्रोपोर्शनल का मतलब क्या है, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर x डबल होगा y डबल हो जाएगा, अगर x हाफ होगा y हाफ हो जाएगा, अगर x ट्रिपल करेंगे y भी 3 गुना हो जाएगा। और ये आपने कहाँ पढ़ा है, जब हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपने इस तरीके से देखा है कि v और i आपस में कैसे प्रोपोर्शनल होते हैं। तो आपको पता है अगर पोटेंशियल डिफरेंस डबल होगा तो करंट डबल हो जाएगा, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ होगा तो करंट हाफ हो जाएगा। तो अगर आप v वर्सेस i का एक प्लॉट बनाते हैं, जो आप बनाते हैं 10th में, आप वोल्टेज अलोंग x एक्सिस लें, करंट अलोंग y एक्सिस लें, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आती है विच पासिस थ्रू ओरिजिन। तो इसका मतलब आपने y इज इक्वल टू एम एक्स देखा है इन फिजिक्स। ओके, सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग ग्राफ्स फॉर अ फिजिसिस्ट। बाद सेकेंड केस आता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, पहले हमने सिर्फ y इज इक्वल टू एम एक्स पढ़ा था, वो हमने देखा था कि एक स्ट्रेट लाइन है विच पासिस थ्रू ओरिजिन। जब हम यहाँ पे प्लस सी ऐड कर देते हैं, अगेन दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, बट नाउ दिस स्ट्रेट लाइन डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन। तो उसमें अगेन हेयर m इज टेंजेंट थीटा विच इज स्लोप ऑफ द लाइन। c को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। इंटरसेप्ट का मतलब है कट, कि ये लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करती है, मीट करती है या इंटरसेक्ट करती है। तो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कोई भी इक्वेशन आए आप उसको प्लॉट करके देख लीजिए। एंड प्लॉट करने के स्टेप्स क्या हैं, हमने एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसको x एक्सिस बोला वो बनाई, हमने एक वर्टिकल एक्सिस जिसको y एक्सिस बोला वो बनाई, जहाँ पे ये दोनों एक्सिस मीट करती हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन, और उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,0। आपने क्या करा, एग्जाम्पल के लिए m को 1 ले लिया, c को 2 ले लिया, एंड देन उनको प्लॉट करके देखा। आपने डिफरेंट x की वैल्यूज़ लिखी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट y की वैल्यूज़ आ गई, उन पॉइंट्स को यहाँ पे प्लॉट किया, उनको ज्वाइन किया, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई। बट अब ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन इस पॉइंट से पास ना करके किसी इस पॉइंट पे y एक्सिस को कट कर रही है, इसी को हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। तो यहाँ पे इंटरसेप्ट कितना है, y की वैल्यू 2, सो हियर इंटरसेप्ट इज 2। आप डायरेक्ट इस लाइन की इक्वेशन से देख के भी बता सकते हैं, जब हमने बोला y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इन दोनों को कंपेयर करके c की वैल्यू 2 आ रही है, सो इंटरसेप्ट आप डायरेक्ट इक्वेशन को देख के भी निकाल सकते हैं, दैट इंटरसेप्ट c इज इक्वल टू 2। तो अभी तक हमने दो केसेस डिस्कस करे, y इज इक्वल टू एम एक्स जो कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है विच पासिस थ्रू ओरिजिन, एंड सेकेंडली y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो कि एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है विच डज नॉट पास थ्रू ओरिजिन, और जिस पॉइंट पे वो y एक्सिस को कट करती है, मीट करती है या इंटरसेक्ट करती है, दैट इज़ कॉल्ड c, जिसको हम इंटरसेप्ट बोलते हैं। इसके बाद केस 3 आता है कि मान लीजिए हमारे पास इस तरीके की है कि y इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/x, जैसे उदाहरण के तौर पे y इज़ इक्वल टू 2/x। अगेन आप क्या करें, प्लॉट करने का तरीका क्या है, एक हॉरिजॉन्टल x एक्सिस, वर्टिकल y एक्सिस, जहाँ पे ये मीट करते हैं, दैट पॉइंट इज़ ओरिजिन। आप क्या करें, यहाँ पे मान लीजिए हम x को 0 डालते हैं। आपको पता है 1/0 इट इज़ नॉट डिफाइंड, इसका मतलब y इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, उसके करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो जब आप x को 0 डाल रहे हैं, y इन्फिनिटी को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। जब हम x को इन्फिनिटी ले रहे हैं, इन्फिनिटी का मतलब है समथिंग विच इज़ वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा वैल्यू, एंड 1/, बहुत ज़्यादा, जैसे आप 1/1000 सोच के देखें तो वो 0.001 को अप्रोच कर रहा है। अगर आप और बड़ा नंबर लेंगे इस तरीके से तो वो और छोटा हो जाएगा, इसका मतलब वो 0 के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं, y 0 के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे आप कोई भी वैल्यूज़ लेके इसको प्लॉट करके देखेंगे तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एंड इट इज़ कंस्ट्रक्टेड इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। अब आप बोलेंगे फर्स्ट एंड थर्ड में कैसे आया, तो आप देखो जब आप x की पॉजिटिव वैल्यूज़ ले रहे हैं, y भी पॉजिटिव आएगा, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। बट x की नेगेटिव वैल्यूज़ भी तो हो सकती हैं,
जब मैं x को लेटर से -1 लेके देखती हूँ, तो मैंने अगर x को -1 लिया तो आपने देखा y की वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो इसका मतलब यहाँ x -1 होगा, यहाँ कहीं -2 होगा, तो वो यहाँ आएगा। तो जब आप उन सब नेगेटिव पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे आपके पास ये वाली कर्व आएगी। सो y proportional to 1/x represents a rectangular hyperbola in first and third quadrants। अब आप बोलेंगे अगर यहाँ पे y इज इक्वल टू -2 होता या कोई और वैल्यू यहाँ माइनस साइन होता तो ये हाइपरबोला फिर फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट से हटके सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ये कैसे? तो यहाँ देखिए, जब आप x की पॉजिटिव वैल्यूज़ डालेंगे, x को 1 डाला तो y नेगेटिव आएगा। सो x पॉजिटिव बट y नेगेटिव, वो यहाँ होगा तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। बट जब x नेगेटिव, ये वाली वैल्यूज़, y पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और वो y पॉजिटिव यहाँ होगा। इसीलिए अगर यहाँ माइनस साइन आया तो अब ये हाइपरबोला फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं बल्कि सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाएगा। तो इसका मतलब y प्रोपोर्शनल टू 1/x हमेशा एक हाइपरबोला होगा। बट वो कौन से क्वाड्रेंट्स में बनेगा, दो क्यों बन रहे हैं? क्योंकि x पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो वो कौन से क्वाड्रेंट में होगा ये डिपेंड करेगा कि यहाँ पे माइनस साइन है या प्लस साइन है। ओके, दिस इज़ योर केस नंबर 3। केस नंबर 4 हमारे पास ये है y प्रोपोर्शनल टू x²। तो दिस इज़ नोन एज अ हाइपरबोला। अगेन यहाँ पे y इज इक्वल टू प्लस सम नंबर हो सकता है या माइनस सम नंबर हो सकता है। अगर यहाँ प्लस है, अगेन आपको प्लॉट कैसे करना है, x की वैल्यूज़ लेके देखो, करस्पॉन्डिंग y आ जाएंगे, वो पॉइंट्स बनेंगे, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करो, यू विल गेट दिस काइंड ऑफ अ शेप जिसको हम पैराबोला बोलते हैं। और ये ओरिजिन से पास कर रहे हैं क्योंकि जब x 0 है तो y भी 0 होगा। अगर यहाँ माइनस हो जाता तो ये पैराबोला उल्टा हो जाएगा, तो ये पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। इसी तरह से अगर x प्रोपोर्शनल टू y² है, अगेन आप x की वैल्यूज़ लेके y निकाल के देखें तो आपका इस तरह से प्लॉट आएगा। अब आप बोलेंगे कि ये दो आंसर्स क्यों आ रहे हैं, तो मैं इसमें आपको लेके दिखाती हूँ। मान लीजिए हम x को 1 ले लेते हैं, हमने यहाँ पे पुट करा 1 इज इक्वल टू 4y² और y² की वैल्यू आ गई, ये 4 डिवाइड हो गया 1/4। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे y तो यहाँ पे प्लस माइनस दो वैल्यूज़ आएंगी। तो इसका मतलब जब x 1 है, ये x 1 है और ये मान लीजिए y हाफ है और ये मान लीजिए y माइनस हाफ है, तो जब x 1 है y की वैल्यू प्लस हाफ भी हो सकती है, y की वैल्यू माइनस हाफ भी हो सकती है। तो आपके पास दो पॉइंट्स आ रहे हैं। ऐसे ही 2 के लिए 2 पॉइंट्स आएंगे, 3 के लिए 2 पॉइंट्स आएंगे, तो उनको ज्वाइन करके हमारे पास इस तरीके से प्लॉट आएगा। सो हमने देखा कि y प्रोपोर्शनल टू x² या x प्रोपोर्शनल टू y², मतलब जब एक लीनियर है और दूसरे में स्क्वायर क्वाड्रेटिक टर्म आ गई है तो वो एक पैराबोला होगा। ठीक है, नेक्स्ट केस है कि अगर मान लीजिए अकेला y इज इक्वल टू x² या x इज इक्वल टू y² नहीं है, जैसा हमने स्ट्रेट लाइन में देखा था कि अगर y इक्वल टू mx में कोई क्वांटिटी c ऐड हो गई है तो अब वो होगी फिर भी स्ट्रेट लाइन ही, बट ओरिजिन से पास नहीं करेगी। इसी तरीके से y इज इक्वल टू x² प्लस 4 या x इज इक्वल टू y² माइनस 6, अभी भी क्योंकि एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक, तो होगा ये पैराबोला ही, बट ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। और अगर आपको इसको बना के देखना है तो क्या तरीका है, टेबल बना लीजिए, x की वैल्यूज़ प्लॉट करें, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज़ निकालें, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, पॉइंट्स प्लॉट किए, यू विल गेट योर रिक्वायर्ड प्लॉट। ठीक है, तो अभी तक हमने जो केसेस देखे हैं वो क्या थे, वो यहाँ सम अप करते हैं। y इज इक्वल टू mx, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन बट नॉट थ्रू ओरिजिन। देन अगर एक ऊपर और एक नीचे, रिवर्स भी हो सकता है, ये ऊपर और ये नीचे, तो हाइपरबोला। अगर आपके पास एक लीनियर मतलब पावर 1 और दूसरे की पावर है 2, उल्टा भी हो सकता है, x की पावर 1 और y की पावर 2, तो दिस इज़ अ पैराबोला। लास्ट हमारे पास केस आता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग एंड एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ का। अगर आपको एक्सपोनेंशियल के बारे में नहीं पता है तो ये मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस करा है, जितना इस स्टेज पे रिक्वायर्ड था, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। मान लीजिए हमें इस तरह का ग्राफ दिया है, इस तरह की इक्वेशन दी है, y इज इक्वल टू a e रेज़ टू द पावर माइनस kx, ये e की पावर में है।
दिस रिप्रेजेंट्स एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ। यहाँ पे के कोई पॉजिटिव नंबर हो सकता है, जैसे 2, 3, 2.1, 2.3 कुछ भी। तो आप इसको कैसे प्लॉट करेंगे? अगेन द सेम थिंग, आप x की डिफरेंट वैल्यूज़ लेंगे, y की वैल्यूज़ निकालेंगे एंड यू विल गेट दिस। कैसे आएगा? मान लीजिए हम x को 0 डालते हैं, तो आपको पता है किसी भी नंबर की पावर 0 e रेज़ टू द पावर 0 विल बी 1। तो मैं लिख देती हूँ, ये यहाँ यूज़ हो रहा है, e रेज़ टू द पावर 0 इज़ 1। तो जब मैंने लिखा y इज़ इक्वल टू a e रेज़ टू द पावर माइनस kx, मैंने जब x को 0 डाला तो मेरे पास आ गया y a e रेज़ टू द पावर 0 जो कि 1 हो गया, तो a इंटू 1 1 हो गया, तो तब y आ गया a। तो जब x 0 है जो कि यहाँ पे था, y की वैल्यू 1 है, तो एक पॉइंट तो मेरा ये प्लॉट हो गया। जब मैंने देखा कि मान लीजिए मैं x को इन्फिनिटी अप्रोच कराती हूँ, मतलब x बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ ले रहा है, तो आपने देखा e रेज़ टू द पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा विच इज़ एक्चुअली 0, जो कि 0 को अप्रोच करता है। तो इसका मतलब y भी 0 को अप्रोच करेगा। तो जैसे जैसे x बढ़ाता हो जा रहा है, y कम होता जा रहा है और वो 0 के करीब आता जा रहा है। वो 0 को मिल नहीं रहा है बट वो 0 के करीब आता जा रहा है। सो इस तरीके से प्लॉट बन रहा है। सो दिस इज़ नोन एज अ एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि जो y की वैल्यू है वो a से 0 डिक्रीज कर रही है। और वो कैसे डिक्रीज कर रही है? इस e के नंबर के रिलेशन के थ्रू। तो एक्सपोनेंशियली, इस नंबर को एक्सपोनेंशियल, e रेज़ टू द पावर x इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसीलिए यहाँ पे e इन्वॉल्व है, तो हम इसको एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ बोल रहे हैं। तरीके से लास्ट केस है जब y डायरेक्टली a e पावर माइनस के एक्स नहीं है बट 1 माइनस e पावर माइनस के एक्स है। अगेन आपने हॉरिजॉन्टल एक्सिस बनाई, वर्टिकल एक्सिस बनाई, जहाँ वो मीट कर रहे हैं ओरिजिन, x की डिफरेंट वैल्यूज़ को लेके देखा, आपके पास इस तरीके से प्लॉट आया। कैसे? जब x 0 है तो e रेज़ टू द पावर 0 1 हो गया, 1 माइनस 1 0 हो गया, तो व्हेन x इज़ 0 y इज़ ऑल्सो 0। बट जब x बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ ले रहा है, मान लीजिए इन्फिनिटी जा रहा है, तो e पावर माइनस इन्फिनिटी, मैंने बोला e पावर माइनस इन्फिनिटी इज़ 0, तो आपके पास आ गया y इज़ इक्वल टू a 1 माइनस e पावर माइनस इन्फिनिटी का आंसर 0। सो 1 माइनस 0 1, a इंटू 1 इज़ 1, तो y a को अप्रोच कर रहा है। इसका मतलब जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, और जैसे जैसे x बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ इन्फिनिटी के करीब जा रहा है, ये भी a के करीब जा रहा है। a को मिल नहीं रहा है बट उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा है। सो दिस इज़ नोन एज एन एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग ग्राफ। इंक्रीजिंग क्यों? जैसे जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है। एक्सपोनेंशियली क्यों? क्योंकि ये e का फैक्टर इन्वॉल्व हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्राफ्स and various graphs and their corresponding equations which are frequently used in physics. Thank you.